हेलो दोस्तों, आप जब भी सोशल मीडिया या न्यूज़ चलाते हो, आपको शायद बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स दिख रहे होंगे कि एलपीजी का शॉर्टेज हो रहा है, कई देश अपने ऑयल रिजर्व्स रिलीज कर रहे हैं या नाफ्ता प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एटसेट्रा। ज़्यादातर लोगों के लिए इतने सारे इन्फॉर्मेशन को बस स्किप करके आगे बढ़ जाना ही सबसे ईजी काम है। लेकिन इस वीक हमारे लिए ये सब इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि क्राइसिस हमारे घरों तक पहुंच गया। पूरे इंडिया में गैस की कमी के कारण रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद हो रहे हैं। गैस के रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारे लोग इंडक्शन कुकर्स खरीद रहे हैं। लोग एलपीजी सिलेंडर स्टॉक पाइल करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रूड प्राइसेस कुछ समय के लिए $120 पर बैरल के लेवल्स तक पहुंच गए थे। ये प्राइस 2022 से नहीं देखा गया था। और बस कुछ दिन पहले 11 मार्च को आईईए ने कुछ ऐसा किया जो इसने अपने 50 सालों के हिस्ट्री में अभी तक नहीं किया था। आईईए ने अपने मेंबर्स के स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 400 मिलियन बैरल ऑयल्स रिलीज करने का प्लान किया। रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के दौरान आईईए ने जितना ऑयल रिलीज किया था, ये उसके डबल से भी ज्यादा है। इन सब के बीच हमें एक बात माननी पड़ी, ऑयल और इसके बाई प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो हमें पूरी तरह से समझ नहीं आते हैं। किसी एक चीज का किसी दूसरे चीज से क्या लेना देना है? बेसिकली ऑयल है क्या, और एलपीजी और एलएनजी जैसी चीजें कहां से आती हैं? आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चंस ही आंसर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्रूड ऑयल एग्जैक्टली है क्या, फिर हम इसके प्रोसेसिंग के बारे में समझेंगे, हम इन सब में नेचुरल गैस का रोल भी समझेंगे, एंड में हम इंडिया के एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट को डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं और क्रूड ऑयल के बारे में समझते हैं। लगभग 100 मिलियन साल पहले एल्गे और बैक्टीरिया जैसे बहुत सारे छोटे समुद्री ऑर्गेनिजम्स मर गए और डूब के ओशन फ्लोर तक पहुंच गए। कई मिलियन सालों में ये सेडिमेंट और रॉक के लेयर्स के बीच में दब गए। अर्थ के एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के कारण इन ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स कुक हो गए और ये गाढ़े लिक्विड में बदल गए जो अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस में फंस गए। ये गाढ़ा लिक्विड ही क्रूड ऑयल है। क्रूड का मतलब रॉ और अनप्रोसेस्ड होता है, मतलब बिल्कुल वैसा जैसे ये जमीन से निकला हो। इसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। लेकिन सारा क्रूड सेम नहीं होता। ये दो बेसिस के हिसाब से अलग होता है जो इसके प्राइसिंग और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। पहला बेसिस है इसका वेट, मतलब क्रूड ऑयल लाइट है या हैवी। लाइट क्रूड में छोटे और सिंपल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब रिफाइनरीज इनसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल निकाल सकते हैं और वो भी ज़्यादा आसानी से। हैवी क्रूड गाढ़ा होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ काम करना मुश्किल होता है। दूसरा बेसिस है सल्फर कंटेंट, मतलब क्रूड ऑयल स्वीट है या सावर। स्वीट क्रूड में बहुत कम सल्फर होता है और इसे कम प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। लेकिन सार क्रूड में बहुत सारा सल्फर होता है और इसे यूज करने के पहले ट्रीट करना पड़ता है। हमने इस डिफरेंस को वेनेजुएलन क्रूड ऑयल वीडियो में भी कवर किया था। अब इस वीडियो को भी जरूर देखना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्यादातर केसेस में मिडिल ईस्टर्न क्रूड, मतलब सऊदी, इराकी, कुवैती, ईरानियन ऑयल एटसेट्रा हैवी और सावर होते हैं। सऊदी अरेबिया का अब्काइक फैसिलिटी, जिसे हमने पिछले हफ्ते एक वीडियो में कवर किया था, ये दुनिया के ऑयल का 7% प्रोसेस करता है। ये फैसिलिटी प्राइमरीली इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि ये इस रीजन के क्रूड ऑयल से सल्फर निकाल सके और इसे स्वीट बना सके। वहीं यूएस और नॉर्वेजियन क्रूड लाइट और स्वीट होते हैं और इसके कारण ये प्रीमियम चार्ज करते हैं। इसीलिए ये कुछ हद तक WTI और ब्रेंट का बेसिस भी होते हैं। ये दोनों ऑयल के ग्लोबल प्राइस बेंचमार्क्स हैं। अल्टीमेटली हर रिफाइनरी का एक ही गोल होता है, जो भी क्रूड इन्हें मिलता है ये उसे लेते हैं और इससे कुछ यूजफुल बनाते हैं। और क्रूड ऑयल को यूजफुल बनाने के लिए इसके पार्ट्स को अलग अलग करना पड़ता है। इसके लिए हम स्कूल के समय के एक केमिस्ट्री लेसन को रिविजिट करेंगे। देखो, क्रूड बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एक मिक्सचर होता है। इन्हें अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम के एक प्रोसेस का यूज किया जाता है। ये प्रोसेस एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग टेम्परेचर्स पे बॉयल होते हैं। रिफाइनरीज क्रूड ऑयल एक फर्नेस में तब तक गर्म करते हैं जब तक ये ऑलमोस्ट पूरा वेपराइज हो जाता है। फिर ये इस वेपर को एक लंबे स्टील टावर में पुश कर देते हैं। इसे डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। ये नीचे की तरफ गर्म होता है और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसका टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे जैसे वेपर भी ऊपर जाता है और ठंडा होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स अपने बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अलग अलग हाइट्स पे वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऊपर से नीचे कलेक्ट होने वाले हर लेयर को फ्रैक्शन कहा जाता है और ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सबसे ऊपर होता है एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये ही हमारे किचन सिलेंडर्स में यूज होता है। इसके मॉलिक्यूल सबसे हल्के होते हैं और ये बहुत लो टेम्परेचर्स में कंडेंस होता है। एलपीजी एक गैस होता है
और इसे कंप्रेस करने पे ही ये लिक्विड बनता है, इसीलिए इसे मेटल सिलेंडर्स में स्टोर किया जा सकता है। एलपीजी के बाद आता है नाफ्था। ये दुनिया के सबसे ज़रूरी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स में से एक है। इसका यूज़ प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स बनाने में होता है। ऑलमोस्ट सारी प्लास्टिक की चीज़ें बनाने में नाफ्था का यूज़ होता ही है। इसके बाद आता है पेट्रोल या गैसोलीन। ये ज़्यादातर पैसेंजर कार्स का बेसिक फ्यूल होता है। पेट्रोल के बाद केरोसिन आता है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ एविएशन फ्यूल में होता है। हर कमर्शियल फ्लाइट केरोसिन के ही हाई ग्रेड वर्जन पे चलता है। फिर आता है डीजल, जो पेट्रोल और केरोसिन से भारी होता है। ट्रक्स, बसेस, ट्रेन्स और शिप्स डीजल प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें पेट्रोल के कंपैरिजन में पर लीटर ज़्यादा एनर्जी होता है, इसीलिए ये हैवी लोड्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। इंडिया का ज़्यादातर फ्रेट भी डीजल पे ही चलता है। आखिर में इस कॉलम के सबसे नीचे होते हैं सबसे भारी रेसिड्यूज। एक है फ्यूल ऑयल, इसे बड़े कार्गो शिप्स और पावर प्लांट्स यूज़ करते हैं। दूसरा रेसिड्यू है बिटुमेन। ये एक काला टार जैसा सब्सटेंस होता है जिससे रोड्स बनते हैं। ये सब जानने के बाद इतना क्लियर है कि हमारे आसपास दुनिया में कितना ऑयल है ये हम काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं। और मैं बस हमारे गाड़ियों में और किचन में यूज़ होने वाले ऑयल की बात नहीं कर रहा। आपके घर के बाहर की रोड, प्लास्टिक के गार्बेज बैग्स, नायलॉन के कपड़े, खिलौने और इवन फ़ोन कवर्स, ये सब क्रूड ऑयल के किसी ना किसी फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। शायद इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑयल एंड नॉट डेटा इज़ द न्यू ऑयल। वैसे अंडरग्राउंड सोर्सेज से सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं मिलता। इन सेम रिजर्वॉयर्स में से कई में ऑयल लेयर के ऊपर गैस भी होता है। क्योंकि गैस हल्का होता है, ये ऊपर फ्लोट करता है जैसे पानी के ऊपर हवा। ये गैस नेचुरल गैस है और ये क्रूड ऑयल से अलग होता है। भले ही ये दोनों अंडरग्राउंड नेबर्स हैं और कई बार ये साथ में ही डिस्कवर होते हैं। नेचुरल गैस मोस्टली मीथेन होता है। ये सबसे सिंपल और लाइट हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जब ये ग्राउंड से बाहर आता है तो ये प्योर मीथेन नहीं होता। ये मीथेन प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन जैसे और हैवी गैसेस के साथ मिक्स होकर आता है। इस गैस के सिटी पाइपलाइंस में पहुंचने के पहले इससे इसके हैवी कंपोनेंट्स अलग करने होते हैं। आफ्टर ऑल, पाइपलाइंस को बस मीथेन कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और गैस के हैवी कंपोनेंट्स पाइप में कंडेंस होकर लिक्विड बन सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंटरेस्टिंगली, जो प्रोपेन और ब्यूटेन अलग किया जाता है उससे एलपीजी बनता है। जी हाँ, वही एलपीजी जो हमारे सिलेंडर्स में यूज़ होता है। तो एलपीजी बस क्रूड ऑयल रिफाइन करने से ही नहीं बनता, ये पाइपलाइन में भेजने के पहले नेचुरल गैस को साफ करने से भी बनता है। इनफैक्ट ग्लोबली इस तरीके से रिफाइनरी से ज़्यादा एलपीजी प्रोड्यूस होता है। साफ हो जाने के बाद मीथेन पाइपलाइंस के थ्रू पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज और घरों तक पहुंचता है। ये बिल्डिंग्स को हीट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और शायद सबसे इम्पॉर्टेंटली पूरे दुनिया को खिलाता है। जिस केमिकल प्रोसेस से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनते हैं, जिस फर्टिलाइजर से दुनिया के पॉपुलेशन के लगभग आधे के लिए खाना उगता है, वो नेचुरल गैस से ही बनता है। तो अगर नेचुरल गैस का सप्लाई डिस्टर्ब होता है तो इससे सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि फूड प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपने सीएनजी और एलएनजी के बारे में भी सुना होगा और सोचा होगा कि ये कैसे अलग हैं। एक्चुअली ये भी मीथेन ही है, बस इन्हें स्टोर करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस मीथेन होता है जिसे बहुत हाई प्रेशर में एक टैंक में स्टोर किया जाता है। ये गैस फॉर्म में ही रहता है लेकिन ये काफ़ी डेंसली पैक्ड होता है। इससे कई ऑटो रिक्शा और बसेस भी चलती हैं। एलएनजी या लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी मीथेन ही होता है जिसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। ये इतना ठंडा होता है कि ये गैस लिक्विड बन जाता है और ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/600 जितना छोटा हो जाता है, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम से 600 गुना छोटा। इसके कारण इसे शिप्स में लोड करके ओशंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और उन देशों तक भेजा जा सकता है जिनके पास पाइपलाइन कनेक्शंस नहीं है। जैसे कतर अपने नेचुरल गैस को ज़्यादातर एलएनजी जैसे ही एक्सपोर्ट करता है और इंडिया इसे इंपोर्ट करता है। इन सब में इंडिया का पोजीशन थोड़ा ट्रिकी है। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और हम हमारे कंजम्पशन का 83% इंपोर्ट करते हैं। इसे देखने का एक और तरीका ये है कि इंडिया बस इतना ऑयल प्रोड्यूस करता है कि ये अपने नीड्स को बस 6 वीक्स के लिए सपोर्ट कर सकता है। बाकी सब मिडल ईस्ट से शिप्स पे आता है और इसका ज़्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। लेकिन इंडिया इस ऑयल स्टोरी में हेल्पलेस नहीं है। अपने लिमिटेड डोमेस्टिक सप्लाई के बावजूद हमारे पास दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी है। अर्ली 2025 तक 23 रिफाइनरीज के थ्रू हमारा कैपेसिटी 258 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर था। रिलायंस का जामनगर गुजरात का कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। ये एक सिंगल साइट पे पर डे 1.4 मिलियन बैरल्स प्रोसेस कर सकता है। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसे प्रोसेस करता है और रिफाइंड प्रोडक्ट्स एक्चुअली ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करता है,
जैसे पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल। और ये हमें वापस इस हफ्ते के सिचुएशन में लाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक नैरो चोक पॉइंट है जिसके थ्रू दुनिया के ऑयल का लगभग 20% फ्लो होता है और अब ये बंद हो चुका है। इंडिया को अपना क्रूड सोर्सिंग 27 कंट्रीज से 40 कंट्रीज तक बढ़ाना पड़ा। इंडिया के पास स्टोरेज टैंक्स, अंडरग्राउंड कैवर्न्स और करेंटली सी पे शिप्स में लगभग 100 मिलियन बैरल्स क्रूड और पेट्रोलियम का स्टॉक पाइल है। अगर गल्फ के फ्लोज वापस नहीं शुरू होते तो ये स्टॉक पाइल 40 to 45 डेज के लिए काफ़ी होगा। लेकिन IEA 90 डेज का मिनिमम बफर रेकमेंड करता है, जिससे हम काफ़ी दूर हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के रिजर्व्स काफ़ी होंगे? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।